ना सिर्फ हमला किया गया बल्कि आरोपी को भी छुड़ा लिया गया, जिसके बाद से ही पीड़ित नाबालिग दहशत में है। वहीं दूसरी ओर आरोपी के परिजन और पुलिस की टीम एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुटी हुई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस की गाड़ी, गिरफ्तारी की कोशिश, शोर शराबा और धक्का मुक्की। देर शाम जंगे मैदान में तब्दील हुआ ये इलाका राजधानी रांची के पंडरा थाना इलाके का है, जहां रक्षा करने वाली खाकी ही कुछ लोगों के निशाने पर आ गई। तस्वीरों में दिख रहा बवाल एक आरोपी की गिरफ्तारी की वजह से हो रहा है। आरोप भी नाबालिग से छेड़खानी का, जिसे छुड़ाने के लिए उसके परिजन ही नहीं बल्कि मोहल्ले के लोग भी पुलिस की टीम से भिड़ गए और पुलिस पर ही हमला कर दिया। दरअसल छेड़खानी के आरोपी को गिरफ्तार करने पंडरा थाने की पुलिस सर्वेश्वरी नगर पहुंची, लेकिन गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान 40-50 लोगों ने पुलिस को घेर कर हमला कर दिया। हमले में 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। खुलवा रहे दरवाजा, पीछे से जब वो नहीं खोल रहा था तो हम लोग पीछे से उसको बोले तो खोला दरवाजा। खोलने के बाद उसको पकड़ के ला रहे थे। लाने के बाद गाड़ी पर बैठा रहे थे, जबरन मतलब बैठ ही नहीं रहा था। इतना मतलब और गांव के जुटा लिया लोग, पूरा हंगामा करने लगा, पूरा मारपीट के पत्थर उठाने लगा मारने के लिए। औरत लोग ज्यादा करके औरत लोग मारपीट ज्यादा किया। पंडरा पुलिस थी और सुखदेव नगर की पुलिस थी, दोनों मिलकर हमारे घर आई थी और इतनी बदतमीजी से। जमानत पर हैं ऑलरेडी? जमानत बेल हो चुका है उनका। अब तो कोई मैटर ही नहीं था, लेकिन अब उस लेडीज ने पता नहीं किस बात पे मैटर बोला है कि तुमको तो जीने नहीं देंगे। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद से छेड़खानी का शिकार हुई नाबालिग दहशत में है। बच्ची का आरोप है कि आरोपी ने पहले भी छेड़खानी की थी, जिसे लेकर पुलिस कंप्लेन किया गया था, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद उसने पेट्रोल से हमला करने और जान लेने की धमकी भी दी थी। मेरे साथ मैं आते जाते स्कूल से आते जाते वो लड़का आ जाता था, हाथ पकड़ के पेट्रोल छींटने की धमकी देता है बार बार, और हाथ पकड़ता है, फिर बैट टच भी करता है। इसलिए अभी मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, डर लगता है। ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। एक आरोपी को बचाने के लिए इस तरह का दुस्साहस न सिर्फ कानून के खत्म होते खौफ की बानगी करता है, बल्कि बेटियों की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन के दावों पर भी सवालिया निशान लगाता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपने लोगों की लड़ाई तो अब तक बहुत देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी हाथियों की लड़ाई देखी है, वो भी लाइव? आपको लिए चलते हैं सरायकेला, जहां जंगल से निकलकर 2 हाथी खेतों में ही एक दूसरे से भिड़ गए। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। 2 हाथियों की लड़ाई। जंगल से खेत तक आई। भीषण लड़ाई जान पर बन आई। ये तस्वीर है सरायकेला की, जहां जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। हाथियों को स्वभाव से ही गुस्सैल माना जाता है, और अगर जब उनका मूड बिगड़ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनते। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा हिंदी प्रखंड के बगड़ी गांव में, जहां बंगाल से आए 2 हाथी आपस में ही भिड़ गए तो हड़कंप मच गया। करीब 1 घंटे तक चली 2 हाथियों की लड़ाई से लोगों की सांसें अटकी रहीं। कभी एक हाथी भारी पड़ रहा था तो कभी दूसरा। हाथियों की लड़ाई में नुकसान ग्रामीणों को झेलना पड़ा। उनकी 1 एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। भय इतना था कि लोग उनको पास जाकर भगाने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। 1 घंटे गुजरने के बाद लोगों ने शोर मचाते हुए हाथियों को किसी तरह रोकने की कोशिश की। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को लड़ने से रोका गया।
साथ ही उन्हें जंगल की ओर भेजा गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल फसल कट जाने के बाद खेत से लेकर खलिहान तक हाथियों को धान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में भोजन की तलाश में बंगाल से आए हाथी सरायकेला के इलाके में घूम रहे हैं। भोजन के लिए उनमें लड़ाई तक हो जा रही है, जो अब जंगल से निकलकर खेतों और गांव तक पहुंच रही है। सरायकेला से न्यूज 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से नोटिस भेजने की तैयारी है। क्या है इस नोटिस में और इसे लेकर क्यों झारखंड की सियासत गर्माती हुई दिख रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला उनके रांची के हरमू आवासीय प्लॉट से जुड़ा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने धोनी को नोटिस भेजा है। इसमें आरोप लगा है कि धोनी के आवासीय प्लॉट का कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है, जिसके बाद अब बंगले की जांच करने की बात सामने आ रही है। मतलब कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड को ये शिकायत मिली थी कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है ये दरअसल एक आवासीय बंगला है, एक आवासीय प्लॉट है। लेकिन अब जो बोर्ड के पास शिकायत मिली है कि इस बंगले की व्यावसायिक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये जो बंगला है वो बंगला फिलहाल इसे एक नया लुक देने की कोशिश की जा रही है। बात ये आ रही है कि धोनी अब इस बंगले को पैथोलॉजिकल लैब यानी किसी को रेंट पर, किराए पर या किसी और तरह के व्यावसायिक इस्तेमाल करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर शिकायत पहुंची है झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पास। धोनी को नोटिस मिले और सियासत शांत रहे, ऐसा हो नहीं सकता। बीजेपी ने क्रिकेट आइकॉन को नोटिस दिए जाने पर सवाल खड़े किए तो जेएमएम ने धोनी का पक्ष भी सामने आने तक इंतजार करने की बात कही है। देखिए, झारखंड आवास बोर्ड किसको किसको नोटिस दे रही है, क्या कर रही है, तो मुझे नहीं पता है। अखबारों में हम लोग देखते हैं, उसी के आधार पर कहते हैं। हमारे इस झारखंड के लाल ही नहीं, भारत के लाल है MS धोनी। अब इतने बड़े क्रिकेटर जिन्होंने देश का नाम विदेशों में भी किया है, हमारे जो झारखंड के आन बान शान महेंद्र सिंह धोनी, उनका पक्ष भी जानना होगा। उस जमीन का नेचर क्या है वो जानना होगा। आवंटन का आदेश था, उसमें किन बातों का जिक्र था, किन शर्तों का जिक्र था, उन सभी बातों को जाने बगैर कुछ बोलना उचित नहीं होगा। और मुझे लगता है कुछ भी बातें होंगी तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ सहयोग की भावना हाउसिंग बोर्ड को रखना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। धोनी को ये प्लॉट किस आधार पर, किस सेवा शर्तों के साथ आवंटित किया गया? क्या यह वास्तव में सिर्फ आवासीय प्लॉट है या धोनी को किसी और शर्त पर यह प्लॉट मुहैया कराया गया था? कुल मिलाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो नियम संगत होगा, आवास बोर्ड ये साफ कह रहा है कि उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। और पूरे मामले पर झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान का क्या कुछ कहना है, आप ये भी देखिए। सूचना मिली है क्योंकि मैं जो भी आवास बोर्ड जो देती है वो आवास के लिए देती है, क्योंकि व्यवसाय के लिए अलग हमारा है। तो जहाँ तक जानकारी हुआ है कि उसमें कोई शायद अस्पताल या कुछ ऐसा खोला जा रहा है और ये संज्ञान में आया है। और मैंने उनका बोला है कि मैंने पदाधिकारियों को उनका फाइल निकाला जाए, निकाल के देखा जाए क्या है उसमें, आवास अगर है तो फिर वो गलत है। क्योंकि हमने अभी तक 300 से 400 लोगों के बीच में लोगों को हमने अभी तक नोटिस दे चुका है। और अभी हमें लगता है कि आगामी आने वाला जो समय है उसमें हम निश्चित रूप से कुछ रद्द भी करने जा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी बीजेपी नए साल में एक बार फिर से खुद को मजबूत बनाने में जुटी हुई है। सदस्यता अभियान के जरिए जहां नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ा जाएगा, वहीं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तक के नाम और चेहरे तय किए जाएंगे। खुद को सशक्त बनाने में जुटी बीजेपी की राह में क्या है मुश्किल, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। नया साल, नई उम्मीद।
इसी सूत्र वाक्य के साथ बीजेपी झारखंड में एक बार फिर से खुद को मजबूत करने में जुटती दिख रही है। पार्टी का 22 दिसंबर से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके जरिए बूथ से लेकर पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने की कोशिश होगी। इस बार राज्य में 80 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही माना जा रहा है कि खरमास यानी 14 जनवरी के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक की जिम्मेदारी तय कर दी जाएगी। पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पे अभियान चला है, उस अभियान को हमको पहुंचाना है। इसलिए बड़ी विद्युत गति से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। बाबूलाल जी का तो दांव मतलब ज्यादा उम्दा है, क्योंकि ये नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए इनको फिर से फंसान होगा। हाँ, कि किसको खोजेंगे, क्या करेंगे। संभव है कि बाबूलाल जी अध्यक्ष रह जाए या नेता प्रतिपक्ष किसी दूसरे को ले आए ये लोग। माना जा रहा है कि सदस्यता अभियान में पार्टी को कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि नेताओं पर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार करने के आरोप लगे थे। ऐसे में पुराने शिकवे भुलाना और नए सदस्य जोड़ना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बीजेपी की हालत देखकर विपक्ष के नेता भी चुटकी ले रहे हैं। मुश्किल का कारण सबसे बड़ा तो यह है कि आप कार्यकर्ता जोड़ते हैं और मौका आने पर जो है वो मौका दूसरों को देते हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, तो वो कार्यकर्ता हतोत्साहित होगा ही होगा। जो पार्टी विथ डिफरेंस की बात करती थी वो आज इस मुहाने पर झारखंड में आकर के खड़ी है कि वो सदस्यता जो एक रूटीन प्रोसेस होता है उनमें जनता उनको नकारने का काम कर रही है, उनको अस्वीकार करने का काम कर रही है। जो बाहर के लोगों को यहाँ जिम्मेवारी दी गई थी और जिस तरह से संगठन को वो एकांकी रूप से चलाने का प्रयास कर रहे थे, इसका असर कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा है और कार्यकर्ता भी अब उस उत्साह में कमी आई है। कैलेंडर की तारीख के अनुसार खरमास के महीने का खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है, ताकि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर चेहरों की जिम्मेदारी तय की जा सके। कुल मिला के बीजेपी नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ खुद को मजबूत बनाने में जुटी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको गढ़वा से बताते हैं, जहां मेराल थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल की बस पलट गई और इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को मेराल सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चों को सदर अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद नाराज लोगों ने बच्चे के शव के साथ सड़क जाम कर दिया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने शांत कराया है। मेराल के संडरिया में स्कूल बस एक एक्सीडेंट कर गई है, जिसमें एक बच्चे का डेथ भी हो गया है और उसमें लगभग 8-10 घायल हो गए। घायलों का इलाज हमारे सीएचसी मेराल में किया गया है। कुछ जो ज़्यादा इंजर्ड है उनको वहां से हम लोग सदर अस्पताल गढ़वा मंगवा लिए हैं। खबर साहिबगंज से है, जहां गंगा नदी में समाई फायर ब्रिगेड की गाड़ी को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर पलामू जिले के रहने वाले थे। बता दें कि राजमहल के गुदरा गंगा घाट पर पानी भरने के दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिट्टी धंसने से पानी में समा गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीओ और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। कड़ी मुशक्कत के बाद गंगा नदी से गाड़ी और ड्राइवर को बाहर निकाला गया है। द्वारा गाड़ी को निकाला गया। तत्पश्चात केबिन में से उससे भी हमारे अरुण कुमार को ला करके 2017 बैच के वो पलामू जिला के निवासी थे। गढ़वा जिले में हाथियों के आतंक ने जोर पकड़ लिया है, जिसमें अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है और हाल ही में हाथियों के झुंड ने 55 साल के गोपाल यादव को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद जब वन विभाग की टीम शव को लेने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनके साथ भी मारपीट की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ग्रामीण शांत हुए। डीएफओ ने लोगों से अपील की है कि वे हाथियों के घूमने वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। हम तो देखे सर, बाद में हम लोग बना के रहने वाले हैं। हमनी लंग 3 बजे फोन आया था। एक बाद हमनी के जाते जाते 4 साढ़े 4 हो गई हुई। एक बाद देखली कि आगे काठी जोड़ के सब वहाँ देखत रहन और देखली कि घर दूरा सब ढहल वहल बा। एक गो घरवा में एक ढाबा आगे धा दिया है और पीछे घरवा। आदमी कैसे मर रही? हाथिये मारा है। कैसे? सूंड से पटक? हाँ। अभी फिलहाल आज छक्कली ग्राम में एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना विभाग को प्राप्त है, जो हाथी द्वारा पहुंचाई गई है।
इस संदर्भ में विभाग द्वारा वनरक्षियों द्वारा हाथी को एक जंगल से जंगल की तरफ भगाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ में ग्रामीणों का एक क्विक रिस्पांस टीम भी फील्ड में डिप्लॉय किया हुआ है। उसके साथ ही साथ विशेष स्थिति को ध्यान रखते हुए बंगाल से विशेष टीम आई है हाथी भगाने हेतु। गढ़वा जिले में लगातार हाथियों का आतंक अब बढ़ता जा रहा है। बात करें आंकड़े की तो लगभग 4 महीना के अंदर हाथियों ने अब तक 11 लोगों की जान ले चुकी है। गढ़वा जिले के चिनिया प्रखंड के चपकली गांव में बीती रात्रि हाथियों के झुंड ने 2 घरों को ध्वस्त करते हुए एक व्यक्ति को अपने सूंड से पटक कर लाश से उसे हत्या कर दिया है, जिसके बाद उसकी शव जो है विभत्स हो चुका है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर गढ़वा सदर हॉस्पिटल लेकर आई है ताकि उसका पंचनामा हो सके। वही विभाग अब इस पर मुआवजे का मरहम लगा रहा है। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। जमशेदपुर में उड़ीसा के सिमलीपाल जू से भागकर आई बाघिन खुद वापस उड़ीसा के सिमलीपाल जू लौट गई है और इसके बाद उड़ीसा के वन विभाग के अधिकारी जमशेदपुर से लौट गए। पिछले 10 दिनों से उड़ीसा और जमशेदपुर के वन विभाग की 24 सदस्यीय टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। जमशेदपुर के डीएफओ सबा अंसारी ने बताया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र से धारा 144 हटा दी गई है। उड़ीसा के सिमलीपाल जू से भागकर बाघिन जमशेदपुर के चकुलिया और बहरागोड़ा में आ गई थी और इन जंगलों में लगातार उसे पकड़ने के लिए उड़ीसा के वन विभाग और जमशेदपुर वन विभाग के 24 सदस्यीय टीम जो है वो लगातार 10 दिनों से रेस्क्यू कर रहे थे। बावजूद बाघिन जो है वो अपना लगातार मूवमेंट कर रही थी, जिसकी वजह से बाघिन पकड़ में नहीं आ रही थी। हालांकि बाघिन के डर के चलते जिला प्रशासन ने उन ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया था और वहीं कई स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया था, जिससे बाघिन से किसी को लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। मगर 10 दिनों के रेस्क्यू के बाद जिस तरह बातें सामने आ रही है कि वन विभाग के डीएफओ ने साफ तौर पर पुष्टि की है कि बाघिन वो खुद ब खुद वापस उड़ीसा के सिमलीपाल जू लौट गई है और इस पुष्टि के बाद अब वहां गांव के लोगों में डर का जो माहौल था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। धारा 144 हटा दिया गया है जिला प्रशासन की ओर से। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 2025 में बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न को बदल दिया है और परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही होगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 50 अंक की सब्जेक्टिव, 30 अंक की ऑब्जेक्टिव और 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन या प्रायोगिक परीक्षा के आधार पर आयोजित होगी, जैसा कि 2024 में था। जैक चेयरमैन अनिल महतो ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है और परीक्षा शेड्यूल के बाद मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। जैक का उद्देश्य सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से पहले परिणाम घोषित करना है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तिथियां घोषित हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जैक चेयरमैन अनिल कुमार महतो। सीधे इनसे बात करेंगे। सर, पिछले बार की भांति भी इस बार कितने परीक्षार्थी बैठ रहे हैं लगभग, और क्या तिथि जो घोषित की गई है किस तरह का प्रावधान है? क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सब मिला करके 22 लाख से 25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अभी तक 22 लाख हो चुका है, 25 लाख तक पहुंच चुका है वो। और आप जो पूछ रहे हैं, जैसे क्लास 8, 9 का तो लास्ट वीक ऑफ जनवरी लेंगे और 10, 12 का जो है आपका 11 फरवरी से है, तो मालूम है आपको मार्च तक जाएगा। और परीक्षा की जहाँ बात है, परीक्षा हम लोग जिस ढंग से लेते हैं उससे आपको सब डॉक्यूमेंट्स मेरा ऑनलाइन अवेलेबल है। हम रहे चाहे ना रहे, जैक उनके साथ है और उनका सहयोग उनको करेगा जैक हमेशा हर चीज में, और उन लोग का भविष्य अच्छा हो, उज्जवल हो। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जैक चेयरमैन अनिल कुमार महतो। एक खास तरीके से फॉर्म भराया जा रहा है और निश्चित तौर पर झारखंड के छात्रों को लेकर, हितों को लेकर के कई तरह के प्रावधान भी जैक द्वारा किया गया है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ निरंजन सिंह, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार ने केंद्रीय प्री बजट बैठक में फिर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये का मुद्दा उठाया है और इस मामले में बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि बकाया पैसा के मामले पर जो झारखंड सरकार केंद्र सरकार से मांग रही है उसका ब्यौरा देना चाहिए। उन्होंने लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। वित्त मंत्री को बतलाना चाहिए कि किस विभाग में कितना पैसा बकाया है, कितने दिन इस प्रकार के नारों को बोल करके झारखंड की जनता को ठगने का काम करेंगे।
आप बतलाने का काम करें, मीडिया के बीच जा करके अपनी बातों को रखने का काम करें कि इन विभागों में मेरे इतने पैसे बचे हुए हैं। 1,36 करोड़ बकाया, 36,000 करोड़ रुपये, क्या क्या ये लोग बोलते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं बार बार। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए